नमस्कार। पाश्चात्य राजनीति विचारकों में आज हम कार्ल मार्क्स का करेंगे। कार्ल मार्क्स का जो उदय है वो पूंजीवाद उदारवाद के विरोध स्वरूप 19वीं सदी के बीच में हुआ और ये समय ऐसा था जब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कामगार वर्ग का अत्यधिक शोषण हो रहा था और मानव कल्याण का कार्य रुक सा गया था। ऐसे दौर में कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण मानव के इतिहास का विश्लेषण किया और इस समस्या के समाधान को खोजने का प्रयास किया। मार्क्सवाद मार्क्स के संपूर्ण विचारों का ताना बाना है, जिसमें फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन, रोजर लग्जमबर्ग और माओ सेतुंग आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मार्क्सवाद के अंतर्गत मानव समाज की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझने की कोशिश की गई है और इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में देखा गया है। इतिहास की आर्थिक तौर पर व्याख्या की गई है। यह पूंजीवाद का विरोधी विचार है। जर्मन दार्शनिक पश्चिमी प्रशा में 1818 में यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। बाद में ईसाई धर्म इन्होंने ग्रहण किया था। मॉन व बर्लिन यूनिवर्सिटी में पढ़े कार्ल मार्क्स पेरिस में जाकर समाजवाद का अध्ययन किया और वहाँ प्रूदो, बोकनिन और मैजनी से मिले। फ्रांस में ही एंगल्स इसका घनिष्ठ मित्र बन गया। मार्क्स सिद्धांतों या विचारों का निर्माण करता है और एंगल्स इनका प्रचार प्रसार करता था। भागते भागते अंततः लंदन में रहे और 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख कृतियों को यदि हम देखें तो उन कृतियों में हम द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित थी, दास कैपिटल है और ये 3 खंडों में प्रकाशित हुई। 1867, 1885, 1994 इनकी मृत्यु के बाद एंगल्स के संपादन में। उक्त ग्रंथों के अलावा होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, सिविल वॉर इन फ्रांस, गोथा प्रोग्राम, फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट। मार्क्स की विचार नाम में 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें मिलते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में हम देखते हैं मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार है ये, और मार्क्स ने द्वंद्ववाद को हीगल से ग्रहण किया है और भौतिकवाद को फायरबाख से। हीगल विचार तत्व को मुख्य मानता है जबकि मार्क्स पदार्थ या भौतिक तत्व को मुख्य मानता है। भौतिकवाद के अनुसार सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ है या जड़ तत्व है और मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति को भौतिकवाद के साथ जोड़कर सामाजिक परिवर्तन की नई व्याख्या देने की कोशिश भी की है। मार्क्स इस पद्धति के साथ साथ यह भी स्वीकार करता है कि जब तक सामाजिक विकास अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, जब तक प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था अस्थिर होती है। वह यह भी मानता है कि इतिहास की प्रत्येक व्यवस्था में इस प्रक्रिया के 3 बुनियादी नियम होते हैं: परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन, परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति, निषेध का निषेध। आलोचक यह भी कहते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति के प्रयोग का उपयुक्त विषय विचारों का क्षेत्र है, न कि पदार्थ। औद्योगिक क्रांति जिसके कारण विकास हुआ, ये पदार्थ में परिवर्तन का परिणाम नहीं है बल्कि ज्ञान में परिवर्तन का परिणाम है। इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है, ये सिद्धांत मार्क्स के चिंतन का अनुभववादी आधार है। इसके द्वारा मार्क्स ये बताना चाहते हैं कि मानव जीवन का इतिहास उत्पादन के साधनों में और प्रणालियों में बदलाव के साथ साथ हुआ है। इसके माध्यम से मार्क्स ने मानव जीवन के इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ऐसा करते हुए मार्क्स ने मानव जीवन के इतिहास की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है और कहा है कि मानव जीवन का इतिहास भिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता आ रहा है। जो 6 अवस्था निम्न है: आदिम साम्यवादी अवस्था। इस अवस्था को मार्क्स साम्यवादी अवस्था कहता है क्योंकि इस समय इस युग में न कोई अपना है, न पराया है, न किसी की निजी संपत्ति है, न ही धन का संकेंद्रण है, न कोई शोषक है, न कोई शोषित। सब बराबर हैं एवं सब आनंद की अवस्था में जी रहे हैं एवं सब समान हैं। दूसरी जो दास अवस्था है, इसमें कुछ लोगों ने कुछ संपत्ति का अधिग्रहण किया है, उस पर अपना अधिकार जमा दिया है और कुछ निर्बल लोगों को अपना दास बना लिया है। इस अवस्था में दास शोषित है और स्वामी शोषक है। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के पश्चात यह दशा फिर से परिवर्तित होती है और ये अगली अवस्था आती है। तीसरा यदि हम देखें जो कि कृषक युग है, इस युग में उत्पादन के साधन में जमीन पर कुछ लोगों का अधिकार हो जाता है और उसे जमींदार या सामंत वर्ग का नाम दिया जाता है। कृषक वर्ग इस युग में शोषित वर्ग है जबकि जमींदार वर्ग शोषक वर्ग है। कालांतर में पुनः उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता है और एक नई सामाजिक संरचना उत्पन्न होती है जिसका नाम है पूंजीवादी युग। इस युग में उत्पादन का ढंग बदलता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो खेत की जगह फैक्ट्रियों से उत्पादन होने लगता है और जिन पर कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों का अधिकार होता है। तब तक एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण होता है और उसमें 2 वर्ग आमने सामने होते हैं: मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग। मार्क्स इस श्रमिक वर्ग को एक नया नाम देता है जिसे वेतनभोगी दास कहा जाता है। इस व्यवस्था में शोषक के द्वारा शोषण को अत्यधिक बढ़ा दिया जाता है जिससे मजदूर का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाता है। परिणामतः एक नए युग की शुरुआत से पहले एक क्रांति होती है जिससे सर्वहारा का अधिनायकवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सर्वहारा का अधिनायक तंत्र
मार्क्स के ऐतिहासिक कालक्रम में यह अवस्था या युग महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस अवस्था में मार्क्स ये मानता है कि मजदूर वर्ग जो है वो अपने कार्य का और बेइंतहा शोषण से परेशान होकर क्रांति को जन्म देता है और पूंजीपतियों की संपत्ति या पूंजी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। यह अवस्था संक्रमणकालीन अवस्था है और इसमें नवीन सामाजिक संरचनाओं का निर्माण होता है और इस अवस्था में सबको समानता का अधिकार मिलेगा। साम्यवादी अवस्था सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्थापना के बाद इस युग में स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी होगी और इस अवस्था का आदर्श वाक्य होगा राज्यहीन वर्गहीन समाज, ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग हिज नीड। इस प्रकार मार्क्स का ध्येय समानता की प्राप्ति के लिए वर्गों के खात्मे के साथ साथ राज्य का भी अंत कर देता है, यानी अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार। वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, अभी तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही रहा है। समाज में हमेशा से ही दो वर्ग रहे हैं, दास व मालिक, कृषक व जमींदार, मजदूर व पूंजीपति वर्ग। इसमें एक वर्ग ऐसा है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है, दूसरा वर्ग वह है जो अपना श्रम बेचता है। पूंजीपति मजदूर वर्ग का शोषण करता है। पूंजीपति का हित इस बात में है कि वह मजदूर को कम से कम मजदूरी दे और अधिक से अधिक काम करवाए, और मजदूर का हित इस बात में है कि वह अधिक से अधिक मजदूरी ले, अतः दोनों में संघर्ष हो जाता है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने यह समझाने का प्रयास किया है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इसका प्रतिपादन उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया है। यह मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है तथा मजदूरी प्राप्त करता है। मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है तथा अधिक मूल्य उत्पन्न करता है। मजदूरी की दर 5 रुपये, लेकिन मजदूर 5 रुपये की वस्तु बनाता है 4 घंटे, लेकिन कारखाने का मालिक इसमें काम लेता है 8 घंटे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह दिन भर में 10 रुपये मूल्य की वस्तु उत्पन्न करता है, किंतु कारखाना का मालिक उसे 5 रुपये देकर 5 रुपये अपनी जेब में डालता है। वह उसके श्रम की चोरी करता है और यह चोरी उसका लाभ है। अतः पूंजी श्रम का शोषण है। मार्क्स का जो हम मूल्यांकन है उसमें देखते हैं, उसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। यूरोप में इसकी विस्तृत आलोचना हुई है। इसके विचारों के ऊपर आरोप है कि इससे एक आइडियोलॉजी बन गया है। खुला समाज और उसके शत्रु या ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी नामक पुस्तक में कार्ल पॉपर ने मार्क्स को खुले समाज का शत्रु बताया है और ये कहा है कि मार्क्सवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी विचार है और व्यक्तित्व के विकास में बाधक भी है। मार्क्स मानव जीवन के केवल एक ही पहलू पर चिंतन करता है और वर्ग संघर्ष को ही शाश्वत मान बैठता है, जो गलत है, क्योंकि मानव जीवन में सहयोग का पक्ष ज़्यादा बड़ा है। मार्क्स का ये दर्शन खतरनाक भी है क्योंकि यह हिंसा को भी बढ़ावा देता है। क्रांति के पश्चात जो समाज का चित्रण करने में मार्क्स असफल रहा है, ये क्रांति को भी बढ़ावा देता है। यह अतार्किक है कि मार्क्स मनमाने तरीके से मानव जीवन के इतिहास को साम्यवाद पर लाकर रोक देता है। यह हास्यास्पद प्रतीत होता है कि कैसे वाद प्रतिवाद व संवाद की प्रक्रिया एक निश्चित अवस्था में आकर रुक जाती है। मार्क्स सर्वहारा का अधिनायक तंत्र लाता है तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि मजदूर इस अवस्था में अच्छे शासक होंगे। मार्क्स की आलोचना के पश्चात भी इसका कुछ महत्व है। उसको हम देखते हैं कि मार्क्स ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र विकास सबके स्वतंत्र विकास की आवश्यक शर्त बन जाएगा। मार्क्सवाद प्रकृतिवादी दर्शन है और ये मानता है कि सामाजिक अन्याय को समाज में ढूंढ कर ही खत्म कर देना चाहिए। यही कारण है कि समयांतर में मार्क्स की विचारना में यूर्गेन हैबरमास और हर्बर्ट मार्क्यूरी जैसे विद्वान मार्क्स को अपने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसे अपनाना चाहते हैं। इस पर हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हमने आज मार्क्स का अध्ययन किया। धन्यवाद।